टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को मैसूर सल्तनत के फौजी अफसर हैदर अली और उनकी अहलिया फातिमा फखर-उन-निसा के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने उनका नाम फतेह अली रखा, लेकिन उनको एक मकामी मुसलमान बुजुर्ग टीपू मस्तान औलिया के नाम पर टीपू सुल्तान भी कहा। उनके वालिद हैदर अली एक काबिल सिपाही थे और उन्होंने 1758 में मरूठों की हमला आवर कुव्वत के खिलाफ ऐसी मुकम्मल फतह हासिल की कि मैसूर मरूठों के आबाई इलाकों को कब्जा करने में कामयाब हो गया। नतीजे के तौर पर हैदर अली मैसूर की फौज के कमांडर इन चीफ बन गए, बाद में सुल्तान, और 1761 तक वो रियासत के मुकम्मल हुक्मरान बने। जब इनके वालिद मशहूर और शोहरत की तरफ बढ़े, नौजवान टीपू सुल्तान दस्तयाब बेहतरीन असातिज़ा से तालीम हासिल कर रहे थे। उन्होंने सवारी, तलवारबाजी, शूटिंग, कुरानी उलूम, इस्लामी फ़िक़्ह और उर्दू, फ़ारसी, कन्नड़ और अरबी जैसे मज़ामीन का मुताला किया। टीपू सुल्तान ने इब्तिदाई उम्र से ही फ्रांसीसी अफसरों के तहत फ़ौजी हिकमत अमली और हिकमत चालें का भी मुताला किया, क्योंकि उनके वालिद का जनूबी हिंदुस्तान में फ्रांसीसियों के साथ इत्तेहाद था। 1766 में जब टीपू सुल्तान की उम्र सिर्फ 15 साल थी, उन्हें पहली बार जंग में अपनी फौजी तरबियत हासिल करने का मौका मिला जब वो अपने वालिद के साथ मालाबार पर हमले के लिए गए थे। टीपू सुल्तान ने 2000 से 3000 की फोर्स का चार्ज संभाल लिया और बड़ी चालाकी से मालाबार के सरबराह के खानदान को पकड़ने में कामयाब हो गए, जिसने भारी पहरे में एक किले में पनाह ली थी। अपने खानदान के लिए खौफजदा चीफ ने हथियार डाल दिए और दीगर मकामी रहनुमाओं ने जल्द ही इसकी मिसाल की पैरवी की। हैदर अली को अपने बेटे पर इतना फख्र था कि उन्होंने टीपू सुल्तान को 500 घड़सवारों की कमान सौंपी और उन्हें मैसूर के अंदर 5 अजला की हुक्मरानी सौंप दी। ये टीपू सुल्तान के लिए एक शानदार फौजी करियर का आगाज था। पहली एंग्लो मैसूर जंग 18वीं सदी के वस्त के दौरान बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मकामी रियासतों और सल्तनतों को एक दूसरे से और फ्रांसीसियों से दूर करके जनूबी हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की। 1767 में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम और मराठों के साथ इत्तेहाद किया और उन्होंने मिलकर मैसूर पर हमला किया। हैदर अली ने मराठा सल्तनत के इंदौर के सूबेदार तुकोजी राव होलकर के साथ अलहदा सुलह करने में कामयाब हुए और फिर जून में हैदर अली ने अपने 17 साला बेटे टीपू सुल्तान को हैदराबाद के निज़ाम के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा। नौजवान सिफारतकार निज़ाम कैंप में तहाइफ लेकर पहुंचा, जिसमें नकदी, जेवरात, 10 घोड़े और 5 तरबियत याफ्ता हाथी शामिल थे। सिर्फ एक हफ्ते में टीपू सुल्तान ने हैदराबाद के निज़ाम को अपना रुख बदलने और अंग्रेज़ों के खिलाफ मैसूर की लड़ाई में शामिल होने पर आमादा किया। इसके बाद टीपू सुल्तान ने खुद मद्रास पर घड़सवारों के हमले की क़ियादत की, लेकिन उनके वालिद को तरवो-निमलाई में अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने बेटे को वापस बुलाना पड़ा। हैदर अली ने मानसून की बारिशों के दौरान लड़ाई जारी रखने का गैर मामूली कदम उठाने का फैसला किया और टीपू सुल्तान के साथ मिलकर उन्होंने 2 बरतानवी किलों पर कब्जा कर लिया। जब बरतानवी फौज पहुंची तो मैसूर की फौज तीसरे किले का मुहासरा कर रही थी। टीपू सुल्तान और उनके घुड़सवार दस्ते ने अंग्रेजों को काफी देर तक रोके रखा ताकि हैदर अली की फौजों को अच्छी तरतीब से पीछे हटने दिया जाए। इसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान ने समंदर के किनारे आगे बढ़कर किलों और अंग्रेजों के जेर कब्जा शहरों पर कब्जा कर लिया। जब मार्च 1769 में अंग्रेजों ने अमन के लिए मुकदमा दायर किया तो मैसूर के लोगों ने अंग्रेजों को उनकी अहम मशरकी साहिली बंदरगाह मद्रास से बेदखल करने की धमकी दे रहे थे। इस जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अंग्रेजों को हैदर अली के साथ 1769 का अमन मुआहदा करना पड़ा, जिसे मुआहदा मद्रास कहा जाता है। दोनों फरीकैन ने जंग से पहले की हुदूद में वापस आने और किसी दूसरी ताकत के हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करने पर इत्तेफाक किया। इन हालात में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से बच गई, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुआहदे की शराइत का एहतराम नहीं किया। 1771 में मरूठों ने 30,000 जंगजुओं की फौज के साथ मैसूर पर हमला किया। हैदर अली ने अंग्रेजों से मुतालबा किया कि वो मुआहदा मद्रास के तहत मदद के अपने फ़र्ज़ का एहतराम करें, लेकिन बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी मदद के लिए कोई फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया।
टीपू सुल्तान ने अहम किरदार अदा किया जब मैसूर ने मराठों का मुकाबला किया, लेकिन नौजवान कमांडर और उसके वालिद ने फिर कभी अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया। इस दहाई के बाद बर्तानिया और फ्रांस शुमाली अमेरिका की कॉलोनियों में 1776 की बगावत अमेरिकी इनकलाब पर लड़ पड़े। फ्रांस ने बिलाशुबा बागियों की हिमायत की। जवाबी कार्रवाई में और अमेरिका से फ्रांसीसी हिमायत खत्म करने के लिए बर्तानिया ने फ्रांसीसियों को मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान से बाहर निकालने का फैसला किया था। 1778 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में अहम फ्रांसीसी इलाका जैसे कि जनूब मशरकी साहिल में पांडिचेरी पर कब्जा करना शुरू किया। अगले साल अंग्रेजों ने मैसूर के साहिल पर फ्रांस के जेर कब्जा बंदरगाह माहे पर कब्जा कर लिया, जिससे हैदर अली को जंग का ऐलान करने पर मजबूर किया गया। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग 1780 से 1784 इस वक्त शुरू हुई जब हैदर अली ने कर्नाटक पर हमले में 90,000 की फौज की क़यादत की, जिसका बरतानिया के साथ इत्तेहाद था। मद्रास के बरतानवी गवर्नर ने अपनी फौज का बड़ा हिस्सा सर हेक्टर मनरो के मातहत मैसूर के खिलाफ भेजने का फैसला किया और कर्नल विलियम बेली के मातहत एक दूसरी बरतानवी फौज को गंटूर छोड़ने और मेन फौज से मिलने के लिए भी बुलाया। हैदर अली को इसकी इत्तला मिली और उन्होंने टीपू सुल्तान को 10,000 फौज के साथ विलियम बेली को रोकने के लिए भेजा। सितंबर 1780 में टीपू सुल्तान और उनके 10,000 घुड़सवार और प्यादा फौजियों ने विलियम बेली की आपस में मिली हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय फोर्स को घेर लिया। तब भारत में अंग्रेजों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 4,000 एंग्लो इंडियन फौजियों में से ज्यादातर ने हथियार डाल दिए और उन्हें कैदी बना लिया गया, जबकि 336 मारे गए। कर्नल मनरो ने बेली की मदद के लिए मार्च करने से इनकार कर दिया, इस खौफ से कि अपने पास रखे भारी बंदूकें और दीगर मवाद खो देगा। जब वो आखिरकार निकला तो बहुत देर हो चुकी थी। हैदर अली को अंदाजा नहीं था कि बरतानवी फौज कितनी गैर मुनज़्ज़म थी। अगर उन्होंने इस वक्त खुद मद्रास पर हमला किया होता तो शायद वो बरतानवी अड्डे पर कब्जा कर सकते थे। ताहम उन्होंने सर हेक्टर मनरो पीछे हटने वाले कॉलमों को परेशान करने के लिए सिर्फ टीपू सुल्तान और कुछ घुड़सवारों को भेजा था। मैसूरियों ने तमाम बरतानवी दुकानों और सामान पर कब्जा कर लिया और तकरीबन 500 फौजियों को हलाक और जख्मी कर दिया, लेकिन उन्होंने मद्रास पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग मुहासरों के सिलसिले से हुई। अगला अहम वाकया टीपू सुल्तान की 18 फरवरी 1782 को टेंजियोर में कर्नल ब्रेथवेट के मातहत ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों की शिकस्त थी। ब्रेथवेट टीपू सुल्तान और उनके फ्रांसीसी इत्तेहादी जनरल टॉमस आर्थर लेली से पूरी तरह हैरान था और 26 घंटे की लड़ाई के बाद अंग्रेजों और उनके हिंदुस्तानी सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। बाद में बरतानवी प्रचार में कहा गया कि अगर फ्रांसीसी मुदाखलत न करते तो टीपू सुल्तान उन सब का कत्ल आम कर देते, लेकिन यह तकरीबन यकीनी तौर पर गलत है। हथियार डालने के बाद कंपनी के किसी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जब दूसरी एंग्लो मैसूर जंग अभी तक जारी थी, 60 साला हैदर अली ने एक संगीन काब निकल तैयार किया। 1782 के मौसम खिज़ां और इब्तिदाई मौसम सरमा में उनकी हालत खराब रही और 7 दिसंबर को हैदर अली का इंतकाल हो गया। टीपू सुल्तान ने सुल्तान का खिताब संभाला और 29 दिसंबर 1782 को अपने वालिद का तख्त संभाला। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि इक़्तिदार की यह तब्दीली पुरअमन नहीं होगी ताकि उन्हें जारी जंग में फ़ायदा होगा। ताहम टीपू सुल्तान की पुरअमन तब्दीली और फौज की तरफ से फौरी कबूलियत ने उन्हें नाकाम बना दिया। इसके अलावा बरतानवी अफसरान फसल की कटाई के दौरान चावल के ज़ख़ीरा की हिफाजत करने में नाकाम रहे थे और उनके कुछ सिपाही लफ्ज़ी तौर पर भूख से मर रहे थे। मानसून के मौसम के उरूज के दौरान वो नए सुल्तान के खिलाफ हमला करने की हालत में नहीं थे। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग 1784 के अवाइल तक जारी रही, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस वक्त के बेशतर हिस्से में बालादस्ती बरकरार रखी। बिलाखिर 11 मार्च 1784 को बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर के मुआहदे पर दस्तखत के साथ रस्मी तौर पर तस्लीम किया। मुआहदे की शराइत के तहत दोनों फरीक एक बार फिर इलाके के लिहाज से जो जिस जगह पर है वो इस जगह पर रहेगा।
टीपू सुल्तान ने इन तमाम बरतानवी और हिंदुस्तानी जंगी कैदियों को रहा करने पर रजामंदी जाहिर की जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों पर 2 फतूहात के बावजूद टीपू सुल्तान ने महसूस किया कि बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी आज़ाद ममलुकत के लिए एक संगीन खतरा बनी हुई है। उन्होंने मुसलसल फौजी पेशरफ्त के लिए माली एआनत फराहम की, जिसमें मैसूर के मशहूर रॉकेटों की मजीद तरक्की भी शामिल है। टीपू सुल्तान को भारत का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आयरन ट्यूब जो 2 किलोमीटर तक मिसाइल फायर कर सकती थी, जिससे बरतानवी फौजियों और उनके इत्तेहादियों को खौफजदा हो गए। टीपू सुल्तान ने सड़कें भी बनाए, स्क्वी की एक नई शक्ल बनाई और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रेशम की पैदावार की हौसला अफजाई की। वो खास तौर पर नई टेक्नोलॉजियों से मुतवज्जे और खुश थे और हमेशा से साइंस और रियाजी के शौकीन तालिब इल्म रहे थे। एक दीनदार मुसलमान, टीपू सुल्तान अपनी अक्सरियती हिंदू रियाया के अकीदे के लिए मजहबी आज़ादी दी थी। एक जंगजू बादशाह के तौर पर तैयार किया गया और उसे मैसूर का टाइगर कहा जाता है। टीपू सुल्तान एक काबिल हुक्मरान साबित हुए। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग। टीपू सुल्तान को 1789 और 1792 के दरमियान तीसरी बार अंग्रेजों का सामना करना पड़ा। इस बार मैसूर को अपने मामूल के इत्तेहादी फ्रांस से कोई इमदाद नहीं मिली, जो कि इस वक्त फ्रांसीसी इनकलाब की जद में था। इस मौके पर बरतानवियों की क़ियादत लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था, जो अमरीकी इनकलाब के दौरान बड़े बरतानवी कमांडरों में से एक था। बदकिस्मती से टीपू सुल्तान और उनके लोगों के लिए अंग्रेजों के पास इस बार जनूबी हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने के लिए ज्यादा तवज्जो और वसाइल थे। अगरचे जंग कई साल तक जारी रही, माजी की मसरूफियात के बरक्स अंग्रेजों ने इससे ज्यादा जमीन हासिल की। जंग के इख्तिताम पर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा करने के बाद मैसूर के रहनुमा को हथियार डालना पड़ा। 1793 के श्रीरंगपट्टनम के मुआहदे में अंग्रेजों और उनके इत्तेहादियों मराठा सल्तनत ने मैसूर के आधे इलाके पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने यह भी मुतालबा किया कि टीपू सुल्तान अपने 2 बेटों, जिनकी उम्रें 7 और 11 साल थी, को यरगमाल बनाकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मैसूर के हुक्मरान जंगी मुआवजे अदा करेंगे। कॉर्नवालिस ने लड़कों को कैद कर रखा था ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उनके वालिद मुआहदे की शराइत की तामील करेंगे। टीपू सुल्तान ने फौरी तौर पर तावान अदा किया और अपने बच्चों को वापस ले लिया। बहरहाल ये मैसूर के टाइगर के लिए एक चौंका देने वाला उलटफेर था। चौथी एंग्लो मैसूर जंग। 1798 में एक फ्रांसीसी जनरल नपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर हमला किया। पेरिस में इनकलाबी हुकूमत में अपने आला अफसरान से नावाकिफ बोनापार्ट ने मिस्र को एक कदम के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया, जहां से ज़मीनी रास्ते मिडिल ईस्ट एशिया, फारिस और अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान पर हमला कर सके और उसे अंग्रेजों से छीन सके। इस बात को जहन में रखते हुए जो शख्स शहंशाह बनेगा, उसने जनूबी हिंदुस्तान में बरतानिया के सख्त तरीन दुश्मन टीपू सुल्तान के साथ इत्तेहाद की कोशिश की। हालांकि कई वजूहात की बना पर यह इत्तेहाद नहीं हो पाया। मिस्र पर नपोलियन का हमला एक फौजी आफत थी। अफसोस की बात है कि इसके हलीफ टीपू सुल्तान को भी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1798 तक अंग्रेजों के पास तीसरी एंग्लो मैसूर जंग से बाज आने के लिए काफी वक्त था। इनके पास मद्रास में बरतानवी अफवाज का नया कमांडर रिचर्ड वेल्सली अर्ल ऑफ मोनिंगटन भी था, जो हमला करने और पेश खदमी की पॉलिसी का पाबंद था। अगरचे अंग्रेजों ने अपने मुल्क का आधा हिस्सा और बड़ी रकम ले ली थी, इस दौरान टीपू सुल्तान ने नुमाया तौर पर तामीर नो की थी और मैसूर एक बार फिर एक खुशहाल जगह बन गया था। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी इसके और हिंदुस्तान के मुकम्मल राज के दरमियान सिर्फ टीपू सुल्तान ही खड़े थे। फरवरी 1799 में तकरीबन 50,000 फौजियों पर मुश्तमिल बरतानवी ज़ेर क़ियादत इत्तेहाद ने टीपू सुल्तान के कैपिटल श्रीरंगपट्टनम की तरफ बढ़े। ये फौज तमाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्लाइंट रियासतों से बेहतरीन और रोशन तरीन फौज पर मुश्तमिल थी। इसका वाहिद मकसद मैसूर की तबाही था। अगरचे अंग्रेजों ने मैसूर रियासत को एक बहुत बड़ी तहरीक में घेरने की कोशिश की,
लेकिन टीपू सुल्तान मार्च के अवाइल में एक हैरत अंगेज हमला करने में कामयाब रहे, जिसने फौज के आने से पहले ही बरतानवी दस्तों में से एक को तकरीबन तबाह कर दिया। पूरे मौसम बहार के दौरान अंग्रेजों ने मैसूर के दारुल हुकूमत के करीब बिताया। टीपू सुल्तान ने बरतानवी कमांडर वेल्सली को खत लिखा, अमन मुआहदे का बंदोबस्त करने की कोशिश की, लेकिन वेल्सली ने जानबूझकर मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल शराइत पेश की। इसका मिशन टीपू सुल्तान को तबाह करना था, न कि उनसे मुज़ाकरात करना। टीपू सुल्तान शेर मैसूर सियासी या माशी मुफादात को जहां भी खतरा लाहिक होता था, कंपनी फौरन वहां फौजी कार्रवाई का आगाज कर देती थी। इसका नमूना हम जनूबी हिंदुस्तान की रियासत मैसूर में देखते हैं। मैसूर हैदर अली और उनके नामवर बेटे टीपू सुल्तान की क़यादत में एक ज़बरदस्त क़ुव्वत बनकर उभरा। मैसूर का मालाबार के साल पर मुकम्मल कब्जा था, जहां से अंग्रेज गर्म मसाला, इलायची और काली मिर्च की खरीदारी करते थे। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी बंदरगाहों से संदल, इलायची और काली मिर्च की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी और अपनी हुदूद ममलुकत में ताजिरों को कंपनी से कारोबार करना ममनू करार दे दिया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से ताल्लुकात उस्तवार किए और उनकी मदद से अपनी फौजों को नए तरीके से मुस्तहकम किया। टीपू सुल्तान के इस फैसले से बरतानवी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को हौसलामंद, मगरूर और खतरनाक समझते हुए उन पर काबू पाना और उन्हें कुचल देना जरूरी समझा। अंग्रेजों ने मैसूर सल्तनत से 4 जंगें लड़े। पहली जंग 1767 से 1769, दूसरी जंग 1780 से 1784, तीसरी जंग 1790 से 1792 और चौथी जंग 1799 में लड़ी गई। इनमें से आखिरी जंग, जो सरंगापुटनम में लड़ी गई, मई 1799 के आगाज में अंग्रेजों और उनके इत्तेहादियों ने मैसूर के दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू सुल्तान के पास 50,000 हमला आवरों के मुकाबले में सिर्फ 30,000 मुहाफिज थे। 4 मई को अंग्रेजों ने शहर की दीवारें तोड़ दी। टीपू सुल्तान अपने शहर की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। जंग के बाद इनकी लाश मुहाफिजों के ढेर के नीचे से मिली। अब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान के बेटों को जलावतन कर दिया गया। अंग्रेज फतेयाब हुए और मैसूर को वहां के साबिक हुक्मरान खानदान वुडियार के हवाले करके उन पर ताइदी इत्तेहाद, सब्सिडियरी अलायंस नाफिज कर दिया गया। टीपू का खिलौना शेर। ये टीपू सुल्तान के एक बड़े मशीनी शेर की तस्वीर है। इसमें आप शेर को एक अंग्रेज को झंझोड़ते हुए देख सकते हैं। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो शेर दौड़ता और अंग्रेज चीखता था। ये खिलौना शीरा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। सरंगापुटनम का दिफा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ये खिलौना अंग्रेजों के हाथ आया। टीपू का फसाना शुजाअत। अवाम की अकीदत की बना पर बादशाह अक्सर अपने अफसानवी किरदार और शुजाअत के लिए मशहूर हो जाते हैं। ये सुल्तान टीपू का फसाना शुजाअत है, जो 1782 में मैसूर के हुक्मरान बने। कहा जाता है कि एक मर्तबा वो एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उनका एक शेर से सामना हो गया। उनकी बंदूक ने इस वक्त साथ देने से इनकार कर दिया और खंजर भी जमीन पर गिर गया। उन्होंने किसी असलहा के बगैर शेर से मुकाबला किया, यहां तक कि वो अपने खंजर पर कब्जा हासिल करने में कामयाब हो गए। इस मुकाबले में उनकी फतह हुई और शेर मारा गया। इसके बाद टीपू सुल्तान की शोहरत शेर मैसूर के नाम से हुई। उनके परचम की अलामत बेशेर था। टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान ने 1799 तक मैसूर पर हुक्मरानी की और अंग्रेजों से 4 जंगें लड़े और हालत जंग में ही तलवार हाथ में लिए इस दुनिया से रुखसत भी हुए। हम उनकी एक मशहूर कहानी को बयान करके फौलाद और कच्चे लोहे की कहानी को शुरू करेंगे। टीपू सुल्तान की मशहूर ज़माना तलवार इंग्लैंड के अजायब घर का बेशकीमत असासा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस तलवार में क्या खास बात थी? इस तलवार की धारना काबिल यकीन हद तक सख्त और तेज थी और दुश्मन के ज़रा बख्तर को आसानी से काट सकती थी। इसकी तलवार में यह खासियत इसलिए पैदा हुई थी, वो एक ऊंचे कार्बन वाले फौलाद से बनी थी जिसे वोट्स कहा जाता है।
ये वोट्स फौलाद तमाम जनूबी हिंदुस्तान में पैदा होता था। इससे बनी हुई तलवारों की धार बहुत तेज होती थी और खूब चमकती थी। इसकी साख्त में छोटे छोटे कार्बन के कलम क्रिस्टस लोहे में गुंधे होते थे। फ्रांस बकानन ने टीपू सुल्तान की वफात के 1 साल बाद 1800 में मैसूर का सफर किया। उसने इस तकनीक की तफसील लिखी जिसके जरिए मैसूर के अंदर हजारों लोहा पिघलाने वाली भट्टियों में दोट्स फौलाद तैयार होता था। इन भट्टियों में लोहे के साथ कोयला मिलाया जाता था और उसको छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था। दर्जा हरारत को एक पेचीदा अमल के जरिए कंट्रोल करके आहनगिर स्टील के ढले हुए डले बनाते थे जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मगरबी और मरकजी एशिया में भी तलवार बनाने के काम आते थे। वोट्स कनाडा लफ्ज़ अलिफाको, तेलुगु लफ्ज़ आको और तुमुलो मलयालम लफ्ज़ अलिफाराको का अंग्रेजी मुतबादिल है। ये सब अल्फाज फौलाद का मफहूम अदा करते हैं। बहरहाल वोटर्स फौलाद बनाने का तरीका जो जनूबी हिंद में बड़े पैमाने पर मशहूर था 19वीं सदी के वस्त तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान फतह कर लिया तो तलवार और ज़रा बख्तर बनाने की सनत भी ख़त्म हो गई और इंग्लैंड से दरामद शुदा लोहे और फौलाद ने हिंदुस्तानी दस्तकारों के जरिए तैयार किए गए लोहे और फौलाद की जगह ले ली। मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के दरबार में वजीर के ओहदे पर मीर सादिक फाइज था। सुल्तान हैदर अली ने एक मर्तबा इसे वजीर के ओहदे से हटा दिया था, अगरचे फिर फाइज भी कर दिया, लेकिन मीर सादिक ने यह बात दिल में रखी और अपनी तौहीन के इंतकाम पर तला हुआ था। मीर सादिक के असर और रसूख का यह आलम था कि वो टीपू सुल्तान तक कोई खबर ही ना पहुंचने देता। इसी वजह से तीसरी और चौथी उंगुलू मैसूर जंग में टीपू सुल्तान ने शिकस्त खाई। मीर सादिक के बारे में ये मुसद्दका इत्तलात हैं कि उसने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और सल्तनत बरतानिया का साथ दिया। सरंगापट्टम के मुहासरे के दौरान आखिरी दिन 4 मई 1799 को अंग्रेजों की आमद की खबर सुनकर जब टीपू सुल्तान डिग्गी दरवाजे से बाहर निकले तो मीर सादिक ने दरवाजा अंदर से बंद करा दिया। इस गद्दार को खौफ था कि टीपू सुल्तान वापस आकर अंग्रेजों से सुलह न कर ले। दरवाजे बंद कर देने के बाद इसने कला की फसील पर टीपू सुल्तान की मौजूदगी की इत्तला अंग्रेजों को दी, जिसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज फौज ने 3 तरफ से सिमटकर कला की फसील पर गोलियां बरसाईं, जिसकी वजह से मैसूर में इस जंग के दौरान टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। इस शिकस्त से इस्लामी रियासत मैसूर खत्म हो गई। अल्लामा इकबाल ने बतौर गद्दार मीर जफर के साथ मीर सादिक का भी तज़किरा किया। जफर अज बंगाल व सादिक अज दक्कन, नंग दे नंग कौम नंग वतन। 1799 में चौथी एंग्लो मैसूर जंग में उसने श्रीरंगापटाना के मुहासरे के दौरान टीपू सुल्तान को धोखा दिया, जिससे बरतानवी फतह का रास्ता साफ हुआ। मुहासरे के दौरान अगरचे हमला आवर अंग्रेज फौजें भूख से मर रही थी, सादिक ने अपनी फौजें वापस ले ली, जिससे अंग्रेजों को कला पर हमला करने की इजाजत मिल गई। इसने टीपू सुल्तान को धोखा दिया, टीपू के वफादार गाजी खान को कत्ल कर दिया और बाद में टीपू को बंद दरवाजों के पीछे फंसाने का इंतजाम किया। मीर सादिक को शिकस्त के फौरन बाद मायूस मैसूर के कुछ फौजियों ने मार डाला जब उसने अंग्रेजों का इस्तकबाल करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने अपने मुल्क की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तवील और सख्त जिदोजहद की, अगरचे बिलाखिर नाकाम रहे। आज भी टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान में बहुत से लोग एक शानदार आज़ादी पसंद जंगजू और एक काबिल अमन वक्त के हुक्मरान के तौर पर याद करते हैं।